हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द जीएफटी पाथ एजुकेशन। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इस बार जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाली है 72वीं, उसमें आपको 5 ऑप्शन पे आधारित क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और ठीक उसी के बेस पे दोस्तों ये आपका क्वेश्चन तैयार किया गया है। तो आइए दोस्तों आज के सेशन का हम शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो है अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की सिफारिश की थी। ऑप्शन ए है आपका एक स्तरीय, बी है आपका दो स्तरीय, सी है आपका त्रिस्तरीय, डी है चार स्तरीय और ई है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका बी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों कि ये दो स्तरीय कौन कौन सी थी। तो एक था आपका कौन सा पंचायत मंडल, एक था आपका पंचायत मंडल और दूसरा था आपका जिला परिषद। ठीक है दोस्तों, अब आज का हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई थी। ऑप्शन ए है आपका 42वां संविधान संशोधन, बी है 44वां, 61वां, 73वां और ई है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, और ये हुआ कब था, तो ये हुआ है आपको 1988 में और ये 89 में लागू हुआ है। 1989 में ये लागू हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं। 73वें में क्या है दोस्तों, तो इसमें पंचायती राज व्यवस्था है जो कि पहले पार्ट में इसका डिटेल से हमने चर्चा किया हुआ है। आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को देख लेंगे। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ है दोस्तों, तो ये हुआ है 1976 में और इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। 44वां कब हुआ है दोस्तों, तो ये हुआ है 1978 में और इसमें एक चीज़ हुई थी कि जो आर्टिकल 31 जो फंडामेंटल राइट थी, आपको आर्थिक या संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा करके 300 का ए आर्टिकल में डाल दिया गया था इस संविधान संशोधन के तहत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देंगे आपसे 73वां पूछी गई है। ऑप्शन ए है आपका नगर पालिका, पंचायती राज व्यवस्था, दल बदल कानून और डी है आपका मौलिक कर्तव्य और ई है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था इसके द्वारा लाई गई थी। ठीक है दोस्तों, और नगर पालिका किस आर्टिकल कौन से संविधान संशोधन के तहत आई थी दोस्तों, तो ये हुआ था 74वां संविधान संशोधन 1993 में। ठीक है दोस्तों, दल बदल के लिए कौन सा संविधान संशोधन है, तो ये है आपका 52वां होगा 1985 में। ठीक है दोस्तों, और मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत लाई गई है, तो ये है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो पिछले क्वेश्चन में दोस्तों इसकी हमने चर्चा कर दी है। इसका ऑप्शन जो होगा वो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। ऑप्शन ए है आपका अनुच्छेद 262, 263, 280, अनुच्छेद 315 और ई है आपका प्रयास नहीं किया गया। जैसा कि दोस्तों जानते होंगे कि इस बार जो 5 ऑप्शन दिए जा रहे हैं आपको, तो अगर इन 4 ऑप्शन में आपको कोई आंसर नहीं मिलता है तब जाकर आपको 5वें ऑप्शन पे क्लिक करके उस गोला को फिल करना है। और अगर आप छोड़ना भी चाहते हो या आपको लगाने का मन नहीं है तो भी आपको कौन सा ई ऑप्शन पे जाके आपको क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका कौन सा ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसकी बात कर लेते हैं कि इसकी जो स्थापना जो होती है, जो गठन किया जाता है वो किया जाता है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। और इसके दो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, तो वो होते हैं पीएम। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 280 में क्या है दोस्तों, तो इसमें है आपका वित्त आयोग। ठीक है दोस्तों, वित्त आयोग। और 315 में क्या है दोस्तों, तो इसमें है आपका यूपीएससी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। तो पिछले क्वेश्चन में दोस्तों इसका हमने चर्चा कर दिया है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वित्त आयोग की नियुक्ति प्रत्येक वर्ष के बाद राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है दोस्तों, की जाती है, तो कितने वर्ष पे की जाती है।
3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो ये दोस्तों जो की जाती है वो कब की जाती है, तो ये किया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष पे, यानी कि ऑप्शन जो इसका सी है वो आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों अभी एक और बात पूछी जाती है कि अभी कौन सा वित्त आयोग चल रही है, तो ये चल रही है 16वां, ठीक है दोस्तों। और इसका गठन कब हुआ है, तो ये हुआ है 2026 से 2031 तक के लिए, ठीक है दोस्तों। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है अरविंद पनगड़िया, तो ये भी आप ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन है आपका प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी है आपका सांसद, और ई है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी, इसका सही जवाब है। यूपीएससी के सदस्य, अध्यक्ष और सदस्य दोनों की नियुक्ति कौन करता है, तो वो करता है राष्ट्रपति, ठीक है दोस्तों। और इसके लिए आर्टिकल कौन है, तो आर्टिकल है आपका 315 है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपसे पूछी क्या गई है दोस्तों, हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है। ऑप्शन ए है आपका राज्यपाल, बी है केवल राष्ट्रपति, सी है मुख्यमंत्री, डी है राज्य के विधानसभा को, और ई है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो कौन करता है, वो करता है केवल राष्ट्रपति, यानी कि इनको हटाने का जो व्यवस्था करता है वो कौन करता है, केवल राष्ट्रपति। और इसको नियुक्त कौन करता है, तो ये नियुक्त करता है कौन, राज्यपाल। राज्यपाल इनको नियुक्त करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये ध्यान दीजिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग निर्वाचन इलेक्शन से संबंधित है। ऑप्शन ए है आपका भाग 12, 13, 14, 15, और ये है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, यानी कि जो निर्वाचन है वो किस भाग में है, 15वें भाग में इसका कहा गया है। और इसका आर्टिकल कौन सा है दोस्तों, तो इसका आर्टिकल है आपको, आर्टिकल कौन सा, 324, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। ऑप्शन ए है आपका अनुच्छेद 320, 324, 326, 330, और यह है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अब 326 क्या है दोस्तों, तो इसमें मतदान है, यानी कि मतदान करने की व्यवस्था की गई है। और 330 में क्या है दोस्तों, तो 330 में है SC ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था, कहाँ पर, तो लोकसभा में, ठीक है दोस्तों। SC ST की आरक्षण की व्यवस्था की गई है 30 के तहत। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में वयस्क मताधिकार का आधार किस अनुच्छेद में वर्णित है। ऑप्शन ए है आपका 322, 324, 325, 326, और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा कौन सा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है। तो पिछले क्वेश्चन में दोस्तों इसका हमने चर्चा कर दिया है, तो इसका सही जवाब होगा वो है आपका ऑप्शन ए, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि 331 क्या है, तो इसमें एंग्लो इंडियन की बात कही गई थी दोस्तों, एंग्लो इंडियन की बात कही गई थी, कौन से, तो आपको 331वें आर्टिकल में। लेकिन अब ये चीज़ें क्या हो गई थी, समाप्त कर दी गई है। 332 में क्या है दोस्तों, 332 में है विधानसभा में SC ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था। और 333 में क्या है, तो इसमें भी एंग्लो इंडियन ही है, जो कि कहाँ पे है, तो ये है विधानसभा में, ठीक है दोस्तों। तो इसे और इसे दोनों को ये ख़त्म कर दिया जा चुका है, तो ये भी आप ध्यान रख लेंगे।
तो इसके लिए दोस्तों 104वां नंबर का संविधान संशोधन हुआ था 2019 में। इसी के तहत क्या हुआ था कि एंग्लो इंडियन की व्यवस्था को ख़त्म कर दिया जा चुका है। अब ये व्यवस्थाएं नहीं हैं। और एंग्लो इंडियन दोस्तों होता क्या है? एंग्लो इंडियन वो होता है दोस्तों जो कि ऐसे भारतीय नागरिक को कहा जाता है जिनके माता पिता या उनके पूर्वज यूरोपीय मूल के थे, तो उनको बोला जाता है एंग्लो इंडियन। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है वो है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो इस क्वेश्चन की चर्चा दोस्तों हमने पहले कर रखी है। इसका जो सही जवाब है वो है आपका कौन है? सी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन ए है आपका अनुच्छेद 338, 338 का है 340, 342 और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, इसके तहत ये व्यवस्थाएं की गई थी। इसमें क्या होता है कि अनुसूचित जाति के लोगों को उत्थान के लिए कार्य करती है ये आयोग। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद इसके लिए कौन सा है? तो अनुच्छेद है आपका ऑप्शन ए इसका सही है, जो कि पिछला क्वेश्चन से ही ये मिलता जुलता है। इसमें दोस्तों है एससी समुदाय के लिए। इसमें जो है 338 का ए है उसमें एसटी समुदाय के लिए है और 338 का बी है वो होता है ओबीसी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इन तीनों आर्टिकल को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पहले बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा हिंदी लिपि देवनागरी घोषित की गई है? अनुच्छेद 341, 342, 343, 345 और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो कौन सा है? ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है सरकारीय आयोग के अलावा निम्नलिखित में से किस आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से रहा है? यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, केंद्र राज्य संबंध से रहा है। ऑप्शन ए है आपका पुंछी आयोग, बी है आपका कोठारी आयोग, सी है आपका शाह आयोग, डी है आपका ठक्कर आयोग और ये है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, पुंछी आयोग। तो पुंछी आयोग दोस्तों गठित कब हुआ था? तो ये हुआ है आपका 2007 में और इसने रिपोर्ट जब सबमिट किया है तो ये किया था 2010 में। और सरकारी आयोग कब गठित हुआ है दोस्तों? तो ये हुआ है आपको 83 में, 1983 में इसका गठन हुआ और 87 में इन्होंने क्या किया है कि अपना रिपोर्ट सबमिट किया था। ठीक है दोस्तों, कोठारी आयोग किससे है दोस्तों? तो ये है आपका शिक्षा में सुधार से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमीशन कौन थे? ऑप्शन ए है आपका के सुंदरम, बी है आपका सुकुमार सेन, सी है आपका TN सेशन, डी है आपका SP सेन वर्मा और ई है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, और इसके लिए आर्टिकल कौन सा है? तो आपको हमने पहले बता रखा है कि आर्टिकल है कौन सा? 324। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? ठीक है दोस्तों, निपटारा कौन करता है जब चुनाव से संबंधित विवाद होते हैं? ऑप्शन ए है आपका निर्वाचन आयोग, बी है संसद, सी है आपका सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा अध्यक्ष और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति भी अगर दोस्तों बोली जाती, उपराष्ट्रपति, तो इनसे भी संबंधित चुनाव का निपटारा कौन करता है? चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा कौन करता है? वो करता है सर्वोच्च न्यायालय के जज करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है पॉकेट बिट्टो का प्रयोग करने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी है आपका ज्ञानी जैल सिंह, डी है आपका APJ अब्दुल कलाम और ये है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों।
इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और किया था किसके लिए दोस्तों? तो ये क्या था कि डाक संशोधन विधेयक था, एक डाकघर संशोधन विधेयक, डाकघर संशोधन विधेयक था, संशोधन विधेयक विधेयक थी। उसी पे इन्होंने क्या किया था कि पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्तियां प्राप्त है? ऑप्शन ए है आपका अनुच्छेद 110, 123, 213 और डी है आपका 352 और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, और ये राज्य के लिए होती है। राज्य में अध्यादेश जब जारी की जाती है राज्यपाल के द्वारा तो वो कौन से आर्टिकल के तहत करेगा? 213 के तहत। और 110 में क्या है दोस्तों? तो इसमें क्या है आपका धन विधेयक की चर्चा की गई है। और 352 में क्या है दोस्तों? तो इसमें क्या है? राष्ट्रीय। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होती है? तो पिछले क्वेश्चन में दोस्तों इसकी हमने चर्चा कर दिया है। कौन सा है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा का कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है? ऑप्शन ए है आपका 1/5, 1/6, 1/10, 1/12 और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन सी। और दोस्तों ध्यान देंगे कि चाहे आप किसी भी सदन की बैठक कर रहे हो वहाँ पे कोरम के लिए जो व्यवस्था है वो 1/3 ही होती है। चाहे आप राज्यसभा ले लीजिए, लोकसभा ले लीजिए, विधानसभा ले लीजिए या विधान परिषद ले लीजिए, ये सारे के सारे बैठक के लिए कोरम की व्यवस्था कितना है? 1/10। और 1/10 दोस्तों किसका? टोटल सदस्य का। किसका है? टोटल सदस्य का। जितने टोटल सदस्य हैं उनका 1/10 इनमें गणापूर्ति की होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, संसद के किस सदस्य की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है? ठीक है दोस्तों, किसकी सलाह पर करता है? ऑप्शन है आपका सर्वोच्च न्यायालय, बी है आपका निर्वाचन आयोग, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, इलेक्शन कमीशन के कहने के बाद क्या होती है कि राष्ट्रपति उसे आयोग घोषित कर सकती है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि महान्यायवादी किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 76 में। और पहले पार्ट में दोस्तों इसके बारे में हमने डिटेल से डिस्कशन किया हुआ है। अगर आपने वो पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विशेषाधिकारों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए है आपका अनुच्छेद 105, 194, 200, 300 और ये आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों संसद के लिए है। अगर आपसे पूछा जाए कि विधानसभा के लिए कौन है जो विशेषाधिकार के उल्लंघन पर अनुच्छेद होती है, तो ये होता है आपको कितना? 194 जो कि विधानसभा के लिए होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ये होते हैं, ऑप्शन ए है आपका 15, 22, 30, 45 और ये आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो कौन सा है? ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, और इसमें दोस्तों दो जगह से मेंबर बनते हैं, एक राज्यसभा से, एक होता है लोकसभा से। राज्यसभा से कितने होते हैं दोस्तों? तो 7 और इससे कितने होते हैं? तो 15 और इन दोनों को जोड़ करके ही कितने बन जाते हैं? तो ये बनते हैं 22 जो कि सदस्य होते हैं। और दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता कौन करता है? तो हमेशा विपक्ष का नेता होता है। लोकसभा के विपक्ष का नेता ही इसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, संसद की प्रकलन समिति एस्टीमेट कमेटी में कुल सदस्य होते हैं, कितने होते हैं? तो ऑप्शन है आपका 15, 22, 30, 45 और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और दोस्तों
इसे आप एक बात आप ध्यान रख लेंगे कि ये सारे के सारे जो मेंबर होते हैं वो लोकसभा के होते हैं, और इसमें कोई भी वैसा मेंबर नहीं होता है जो मंत्री के पद पे हो और इसकी सदस्यता कर रहा हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता है। तो इस बात को आप ध्यान रख लेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकलन समिति एस्टीमेट कमेटी के सभी सदस्य किस सदन से चुने जाते हैं? तो ये आपको हमने पिछले क्वेश्चन में कर दिया, केवल लोकसभा से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के 22 सदस्य में से लोकसभा और राज्यसभा से क्रमशः कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो इसकी भी चर्चा दोस्तों हमने पिछले क्वेश्चन में कर दिया, ऑप्शन ए इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रकलन समिति की जुड़वा बहन पेन सिस्टर किस समिति को कहा जाता है? ऑप्शन ए है आपका विशेषाधिकार समिति, लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रम समिति, याचिका समिति, और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, इसको जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये जो सारी जो कमेटियाँ होती हैं, जैसे लोक लेखा समिति और प्रकलन समिति, ये क्या होती है कि जैसे कि खर्च पे ये नियंत्रण रखने का काम करती है या उसको जाँच करती है। ठीक है दोस्तों, जो कैग एक संस्था होती है, जो पहले पार्ट में आपको हमने पढ़ा रखा है, जिसकी आर्टिकल कितनी है 148। तो कैग क्या करती है कि ऑडिट करती है, यानी कि जो वित्तीय व्यवस्था होती है, जो लेन देन होती है, उसकी ऑडिट करती है। और ऑडिट करने के बाद ये अपनी जो रिपोर्ट जो सबमिट करती है, इसके बाद इन दोनों कमेटियों के पास आती है। एक होता है प्रकलन समिति और दूसरा होता है लोक लेखा समिति। तो और ये दोनों जब जाँच कर लेती है उसके बाद अपनी प्रॉपर जो रिपोर्ट होती है वो सबमिट की जाती है। तो इनके रिपोर्ट की ही जांच पड़ताल कौन करती है? लोक लेखा समिति। तो ये आप ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आकस्मिक निधि कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया का गठन किया गया है? अनुच्छेद 265, 266, 267, 268, और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों। और इसमें क्या है दोस्तों? तो इसमें आपका कौन सी निधि है? इसमें आपका संचित निधि की व्यवस्था की गई है। संचित निधि की व्यवस्था कौन से आर्टिकल में है? तो ये है आपका 266। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? और अनुच्छेद 266, 267, 268, 269, तो प्रयास नहीं किया गया। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, जो कि पिछले क्वेश्चन में मैंने इसकी चर्चा कर दी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में आकस्मिक निधि जो कि कॉन्टीजेंसी फंड का पर नियंत्रण किसका नियंत्रण होता है? मतलब किसका नियंत्रण रहता है इस फंड पर? ऑप्शन है आपका प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इसका जो नियंत्रण होता है वो होता है किसके पास? राष्ट्रपति के पास, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही है। और आर्टिकल कौन सा है दोस्तों? तो 267। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है? ऑप्शन ए है आपका अनुच्छेद 110, 112, 114, 116, और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, इसी में कहा गया है। और इसी को क्या बोलते हैं? बजट भी कहते हैं। यानी कि बजट की व्यवस्था किस आर्टिकल में है? तो 112 में है। और 110 में क्या है दोस्तों? तो धन विधेयक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच पर रोक लगाई गई है? ठीक है दोस्तों, मतलब जांच पर रोक लगाई गई है किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 120, 121, 122, 139, और ये है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो ये कौन सा है दोस्तों? तो ये है आपका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच पर रोक लगाई गई है? अनुच्छेद 120, 121, 122, 139, और ये है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपको एक बात बताता चलो कि इस बार जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा वो 5 ऑप्शन पे होने वाली है। अगर 4 ऑप्शन में आप आंसर तक नहीं पहुंच पाते हैं तो आपको 5वें ऑप्शन पे जाके क्लिक करना है। लेकिन दोस्तों आपको 150 जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें 150
में से 150 आपको क्या करना है कि OMR शीट पे आपको फिल करके आना है। अगर आप फिल करके नहीं आते हैं तो आपको क्या है, नंबर काट लिए जाएंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का गठन और शक्तियों का विवरण संविधान के किस अनुच्छेद से शुरू होती है? अनुच्छेद 124, 131, 141, 143। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, और कहाँ तक है? तो ये है 143 तक, 143 तक है, 143 तक, 124 से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का स्थान प्रदान करता है? अनुच्छेद 124, 126, 139, 131 और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 13, 32, 136, 226 और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो कौन सा है? आपका ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और ध्यान देंगे दोस्तों, इसमें किसके लिए है? सुप्रीम कोर्ट के लिए। अगर हाई कोर्ट की बात करेगा तो हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत जाएगा? वो जाएगा 226 आर्टिकल के तहत। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय को मूल अधिकार और उसके प्रयोजनों के लिए रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? तो पिछले क्वेश्चन में आपको इसकी चर्चा हमने कर दी है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी सलाह मांग सकता है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है आपका अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 136, 143, 148 और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी, मतलब 143 के तहत जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यायिक पूर्वाविलोकन की अवधारणा भारतीय संविधान के किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए है आपका यूके, USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरक्षक और व्याख्याकार कौन है? ऑप्शन ए है आपका भारत का राष्ट्रपति, बी है भारत का संसद, सी है आपका भारत का सर्वोच्च न्यायालय, डी है आपका भारत का महान्यायवादी और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो संरक्षक और व्याख्याकार है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में जनहित याचिका PIL प्रणाली के जनक और प्रणेता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है आपका न्यायमूर्ति M हिदायतुल्लाह, बी है आपका न्यायमूर्ति PN भगवती, सी है आपका न्यायमूर्ति BR कृष्ण अय्यर, डी है आपका न्यायमूर्ति JN वर्मा और ई है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि न्यायमूर्ति PN भगवती ने इनके द्वारा शुरुआत किया गया था। और ये किया कब गया था? तो ये 1980 के दशक में किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो पहला जो आई हुई थी PIL वो कहाँ पे आई गई थी और क्या हुआ था उसके तहत। तो पहला जो PIL दायर जो की गई थी वो हुआ था 1979 ईस्वी में, और इसमें जो किया गया था हुसैन नारा खातून बनाम बिहार राज्य के लिए किया गया था। यानी कि पहला जो PIL जारी किया गया था वो बिहार राज्य के लिए किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए है आपका भारत का राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, सी है आपका संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, डी है आपका राज्य का निर्वातम मुख्यमंत्री और ई है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों।
इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका राज्य से संबंधित जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो क्या करते हैं कि राज्यपाल को शपथ दिलवाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। ऑप्शन ए है आपका मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य मंत्रिमंडल, डी है आपका मुख्य सचिव और ई है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है राज्य का कार्यपालिका शक्ति किसमें होती है, तो होता है राज्यपाल के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो ये पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज की सेवा यहीं दोस्तों समाप्त करते हैं। बाकी क्वेश्चन हम पार्ट 3 में जो पॉलिटी से संबंधित होगी उसमें चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।